बेंगलुरु के व्यालिकवल एरिया में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तो इस बात से परेशान होकर उस फ्लैट में रहने वाले पड़ोसियों ने फ्लैट के ओनर जीवन राम को कॉल किया। अब उनके बताने पर जीवन राम ने जो फ्लैट में रहती थी उसकी टेनेंट 29 साल की महालक्ष्मी उसको कॉल मिलाया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि वो किसको कॉल करे। तभी जीवन राम को याद आया कि जब रेंट एग्रीमेंट बनवाया था तो एक ऑल्टरनेट नंबर भी दिया था और वो नंबर था महालक्ष्मी की माँ का। तो इसलिए जीवन राम उसकी माँ को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। 21 सितंबर 2024 को स्पेयर की का यूज़ करके गेट को अनलॉक करने लगते हैं और जब महालक्ष्मी की माँ धीरे धीरे करके अंदर जा रही होती है तो एक जगह जाकर उनके कदम रुक जाते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा बदबू आ रही थी और वहाँ मक्खियाँ और कीड़े लगे हुए थे, और वो था 165 लीटर का रेफ्रिजरेटर। अब उनकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी रेफ्रिजरेटर का डोर खोलने की, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और वो डोर को ओपन किया। लेकिन जैसे वो डोर ओपन हुआ उससे इतनी गंदी स्मेल आई कि उसकी माँ के कदम पीछे की ओर हो गए। ये 165 लीटर के रेफ्रिजरेटर के तीनों जो शेल्फ्स थे उनमें उनकी बेटी महालक्ष्मी की लाश पड़ी हुई थी, वो भी अनगिनत टुकड़ों में। अब ऐसा नज़ारा देखते हो तो किसी की भी चीख निकल जाएगी, और सोचो वो तो उसकी माँ थी, उस पर क्या बीती होगी। उन लोगों के होश उड़ गए थे, मतलब उन्होंने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया था। मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करें। अब जब वो चिल्लाने लगे तो आसपास नेबर ने भी सुना और वो लोग भी वहाँ पे आ गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस वाले भी पहुँच गए थे। उन लोगों के लिए भी अंदर जाना ना उतना ही मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल थी, इसलिए उन लोगों को भी डबल मास्क लगा के अंदर जाना पड़ा। अब थोड़ी ही देर में वहाँ मेडिकल स्टाफ और फॉरेंसिक टीम के सभी लोग आ गए और जो भी वहाँ पे पीसीस थे बॉडी के उनको कलेक्ट करके और साथ में जो रेफ्रिजरेटर था उनको सील करके वो फॉरेंसिक लैब में ले गए। अब जब न्यूज़ वाले जो बात बता रहे थे उसमें कुछ ऐसा आया था कि बॉडी के अराउंड 30 पीसेस मिले हैं, बट बाद में ये सामने आया था कि उसकी बॉडी के टोटल 59 पीसेस किए गए थे। अब पुलिस वालों ने बिना देरी करते इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। अब जब इन्वेस्टिगेट किया, महालक्ष्मी के बैकग्राउंड को खंगाला तो पता चला था कि वो शादीशुदा थी। महालक्ष्मी की शादी 6 साल पहले हेमंत दास नाम के एक लड़के से हुई थी और उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी। अब जब हेमंत को इंटेरोगेट किया गया तो पता चला कि हेमंत की ना एक मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप थी और साथ में जो उसकी वाइफ थी महालक्ष्मी, वो भी किसी मॉल में क्लोथिंग आउटलेट में जॉब करती थी। तो दोनों की सही चल रही थी, लेकिन अचानक से अफेयर वाली बात सामने आई और उनकी वजह से उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे और महालक्ष्मी घर छोड़कर चले गई थी। अब जब वो अलग हो गए थे तो वो कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ रही, लेकिन उसके बाद उसने ये जो 1 BHK वाला फ्लैट था वो रेंट पे ले लिया था और जो उसकी एक स्पेयर की थी वो उसकी माँ के पास थी, तो वो कभी कभार आती जाती रहती थी। पुलिस वालों की एक टीम ना उसके नेबर से भी इंटेरोगेट कर रही थी महालक्ष्मी के, तो तब उन्हें पता चला कि महालक्ष्मी इस फ्लैट में 6 महीने पहले ही शिफ्ट हुई है और 9:30 बजे वो जॉब पे चले जाती थी और रात में 10:30 के अराउंड आती थी। किसी से इतनी बोलचाल नहीं थी, बट कुछ पड़ोसी ने बताया कि कभी कभार कोई लड़का उसको लेने छोड़ने आया करता था और कभी कभार वहाँ रहता भी था। तो ये जो पॉइंट था ये इम्पॉर्टेंट था पुलिस वालों के लिए। अब उन्होंने कि वो कौन था उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब जो उसका पति था हेमंत था, उसने 2-3 लोगों पे शक जताया था और जो 100% जिस पे शक जताया था वो था अशरफ, वही जिसके साथ वो बता रहा था कि महालक्ष्मी का अफेयर है। अब जब ये बात न्यूज़ में सामने आई, अशरफ का नाम आया, तो ये भाई हर तरफ आग की तरफ फैल गई और मतलब हर तरफ वही चर्चाएं होने लग गई जो दिल्ली में केस हुआ था श्रद्धा आफ्ताब वाला, कि ये बंदे ने उससे इंस्पायर होके किया है। ये सब चीज़ें न्यूज़ में फैलने लग गई थी। तो पुलिस वालों पे 4-5 सस्पेक्ट थे, उसमें से जो सबसे पहला था वो था उसका पति। वो शक के घेरे से बाहर हो गया था क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें चेक कर ली थी। दूसरा था अशरफ। जब अशरफ का सब कुछ उन्होंने किया तब पता चला था कि अशरफ और जो महालक्ष्मी की बात थी कुछ टाइम पहले बंद हो चुकी थी और उन लोगों के बीच में कुछ ऐसा नहीं था और उन्होंने जो अशरफ थी उसकी सारी लोकेशन वगैरह हर चीज़ देख ली थी, तो वो भी डाउट से बाहर हो गया था। अब उसने 2-3 नाम और बताए थे,
वो भी पुलिस वालों ने क्रॉस चेक कर लिए थे, वो ज़्यादा बाहर नहीं आए थे क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। अब एक नाम था जो सामने आ रहा था और उसका अभी कंफर्मेशन पुलिस वाले नहीं दे रहे थे। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो पुलिस वालों की एक टीम महालक्ष्मी जहाँ काम करती थी वहाँ पे भी पता करने गई थी। तो वहाँ पे जाके उनको पता चला कि महालक्ष्मी लास्ट 1 सितंबर को आई थी। एक और लड़का था, वो भी लास्ट 1 सितंबर को आया था, उसके बाद से वो भी काम पे नहीं आया। अब पुलिस वालों का ना यहाँ पे उस लड़के पे डाउट हो गया। अब जब पुलिस वालों ने उन दोनों के नंबर की जांच वगैरह की और जो भी डिटेल सामने आई उससे ये पता चला कि उन दोनों के बीच में काफ़ी कॉल्स एंड मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे और वो जो बंदा था उसकी लोकेशन और महालक्ष्मी की लोकेशन 2 तारीख को मैच कर रही थी। लेकिन पुलिस वाले नाम को ना बाहर नहीं आने देना चाहते थे। उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि इससे उनकी इन्वेस्टिगेशन में इफ़ेक्ट पड़ेगा और मीडिया में अगर कोई चीज़ पता चल जाती है तो वो ना बिल्कुल पुलिस वालों को मतलब ट्रैक कर रहे होते हैं और ऐसे में मुजरिम को पुलिस वाले क्या कर रहे हैं उसकी टाइम टू टाइम चीज़ें पता चल जाती हैं। अब जब महालक्ष्मी और मुक्ति के बीच का कनेक्शन खंगाला गया तब पता चला कि ये दोनों 6 महीने पहले सेम वो जो क्लोथिंग आउटलेट था उसी पे इनकी मुलाकात हुई थी। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई, फिर इन लोगों में प्यार हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने महालक्ष्मी के बिहेवियर में ना चेंजेस देखने शुरू कर दिए। वो मतलब उसको ना नेग्लेक्ट करती थी, चाहे वो काम पे हो चाहे बात करने में हो। तो ये बात पे ना उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस होने लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लग गई थी। अब 1 सितंबर था जब ये लोग लास्ट ऑफिस गए थे। 2 सितंबर को जो मुक्ति था उसने महालक्ष्मी से मिलने के लिए बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन महालक्ष्मी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना है। अब इस बात पे उन लोगों के बीच में झगड़ा होने लगा, बहुत ज़्यादा बहस हुई और महालक्ष्मी ने गुस्से में आके पुलिस में कंप्लेंट कर दी। अब पुलिस वालों ने ना उसको पकड़ लिया और बहुत मारा और साथ में ही उसके पास जितने पैसे थे वो सब छीन लिए और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो इस बात पे ना वो और ज़्यादा भड़क गया कि एक तो ये मुझे धोखा दे रही है, ऊपर से इसने मुझे पुलिस वालों को पकड़ा दिया और मेरे साथ ऐसा बिहेव हुआ। तो अब सोचो कि उसको कितना ज़्यादा गुस्सा आया होगा। और उसने फिर महालक्ष्मी को कॉल किया और प्यार से बोला कि मुझे तुमसे मिलना है। तो जैसे तैसे उसने मनाया होगा, फिर महालक्ष्मी ने हाँ कह दी। अब 2 सितंबर की रात को मुक्ति महालक्ष्मी के घर गया। अब वहाँ जाके चीज़ें सॉल्व होने की जगह उन दोनों के बीच में लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब धीरे धीरे उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि महालक्ष्मी ने उस पर हाथ उठा दिया। अब इस बात पे मुक्ति बहुत ही ज़्यादा भड़क गया। अब शायद वो सहन नहीं कर पाया होगा ये सब, तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक भारी कुछ सामान पड़ा होगा जिससे महालक्ष्मी के सर पे वार कर दिया। क्योंकि मुक्ति के वार करने से महालक्ष्मी का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। लेकिन मुक्ति अब यहाँ पे रुका नहीं क्योंकि वो बिल्कुल गुस्से में बिल्कुल रुक ही नहीं पा रहा था और उसने क्या किया कि महालक्ष्मी का गला दबा के उसका खून कर दिया। अब उसने खून तो कर दिया लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और खुद को कैसे बचाए इससे। अब उसकी नज़र पड़ी पास के रखे हुए 165 लीटर के फ्रिज पे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी बॉडी के पीसीस कर देता हूँ और थोड़ा थोड़ा करके ना ठिकाने लगा दूंगा। ऐसे में किसी का मेरे पे शक भी नहीं होगा और मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। और यही प्लान को सोच के वो अगले दिन सुबह 11 बजे घर से चला गया पास की एक शॉप पे चाकू लेने के लिए। अब उसने बॉडी के पीसीस भी कर लिए थे और उनको फ्रिज में भी भर दिया था। यही सोचा था कि वो ठिकाने लगा देगा एक एक करके, स्मेल भी नहीं आएगी क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ है। और जो भी गंदगी फैली हुई थी वो भी उसने सारी सफाई कर दी थी और फिर वहाँ पे वो ताला लगाकर चला गया। अब जब वो वहाँ से निकला तो उसका दिमाग शांत हुआ और फिर उसने सोचा कि यार उसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। उसको गिल्ट, डर सब कुछ होने लगा कि वो वहाँ कैसे जाए वापस, क्या मतलब उसका काम ही नहीं कर रहा था दिमाग। फिर वो अपने भाई के पास गया जिसका नाम था स्मृति और वो भी बेंगलोर में ही रहता था। वहाँ जाके उसने बोला कि तुम ये सिटी छोड़ दो। तो उसने पूछा होगा ऐसा क्यों, तो उसने बता दिया कि मैंने महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया है और उसने कैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी थी और मैं कितना परेशान हो गया था, उसने सब कुछ बताया। उसके बाद उसने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी चले जाना यहाँ से। और वो ये बोल के वहाँ से उड़ीसा के लिए निकल गया। अब उसके बाद ना वो अपने छोटे भाई सत्या के पास चला गया था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और उसके साथ वहीं उसके हॉस्टल में रहने लग गया था। अब सत्या को भी पता चल गया था कि मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो उसने भी पूछ लिया था।
तो उसने अपने भाई को भी कन्फेस कर दिया था कि मैंने ऐसा किया है। अब जब न्यूज़ में ये सब डिस्क्लोज़ हुआ तो मुक्ति को लग गया था बहुत ज़्यादा डर। उसने हॉस्टल को भी छोड़ा, वो चला गया अपने माता-पिता के पास 24 सितंबर को। रात में 10 बजे पहुंचा वो भद्रक में, और जब वो घर पहुंचा था तो उसकी माँ को भी डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ तो है। तो उसने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने सब कुछ बता दिया कि मैंने ऐसे महालक्ष्मी को मारा। बस उसने ये नहीं बताया कि उसने किस तरीके से मारा। तो उसके बाद वो लोग सब सो गए थे, और अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर जो मुक्ति था अपने पिता की स्कूटी लेकर चला गया था। अब अगले दिन 25 सितंबर को भद्रक में एक कब्रिस्तान था जो मुक्ति के घर के पास था। वहाँ पे एक लाश लटकी हुई मिली, और वो लाश किसी और की नहीं, मुक्ति की ही थी। अब जब बेंगलुरु पुलिस वहाँ आती है तो उनको ना वो जो डायरी होती है उसमें 2 पेजेस का नोट मिलता है जो मुक्ति ने लिखा होता है, और उसमें पूरा डिस्क्राइब किया होता है कैसे कैसे महालक्ष्मी ने उसके साथ किया, कैसे उसके पैसों पे ऐश की, उसके बाद उसको धोखा दे रही थी और उसको पुलिस वाले पे पकड़ा दिया, पुलिस वालों ने उसके कैसे पैसे ले लिए थे, सब कुछ उसमें जो बदसलूकी की थी सब कुछ लिखा हुआ था। और इस वजह से वो खुद को मार रहा है क्योंकि उसने महालक्ष्मी का खून कर दिया इन सब में गुस्से में आके। अब वो जो नोट था उस पे जो डेट लिखी हुई थी वो लिखी थी 13 सितंबर, यानी कि मुक्ति ने काफ़ी टाइम पहले ही अपना कबूलनामा लिख दिया था, क्योंकि उसको डर था कि वो पकड़ा जाएगा एक दिन। अगर मुक्ति के भाई सत्या और स्मृति ने टाइम पे पुलिस को ये चीज़ बता दी होती तो आज मुक्ति की जान बच गई होती। इन सब घटना से ना एक चीज़ जो है वो ये सामने आ रही है कि औरतों और लड़कियों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, और फिर किसी दिन ऐसी की हुई गलतियाँ उनकी ज़िंदगी ऐसे क्राइम की तरफ मोड़ लेती हैं।